ये आपसे वादा किया है कि ये जो सीरीज होने वाला है ये हमारा 8 डेज का होने वाला है। 8 दिन में हम क्या करेंगे, 1857 से 1947 तक एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक एक टॉपिक कवर होने वाला है, कुछ भी नहीं छूट के जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो यहां पर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है जी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम बात करें ना क्या क्या पढ़ना, तो सबसे पहले तो 1857 आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग कहां आएंगे, 1885। ये 1885 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके 1885 में जब आईएनसी बनता है ना, तो आईएनसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधिवेशन कहां हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस अधिवेशन का थीम क्या रखा गया, इसमें किसके बारे में बात की गई, ये सारी चीजें इसके अंदर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर जो है ना यहां से उड़ते पुड़ते कहां आएंगे, 1905 में आएंगे, बंगाल विभाजन। फिर यहां से हमारा एक सीरीज चलेगा पूरा का पूरा सीक्वेंस, 1906, 7, फिर आपका महात्मा गांधी आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा हमारा चंपारण सत्याग्रह, फिर हमारा क्या हो जाएगा खेड़ा। खेड़ा के बाद हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग। उसके बाद फिर हम लोग कहां जाएंगे, आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा के बाद हम लोग कहां जाने वाले हैं, 1927 में जाएंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद 1928, 1929, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। फिर 1930 में जब हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग करने के साथ साथ पहली बार अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था 26 जनवरी 1930 को। फिर यहां से हम लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, ठीक है। 1932 पूना पैक्ट, 1935 भारत शासन अधिनियम, फिर 1940 अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद फाइनली हम लोग अपने भारत को क्या करवा देंगे, आजाद करवा देंगे। तो ये हमारा 8 दिन का सीरीज है। तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और आपको पूरा का पूरा एक गारंटी यही है कि बस इतना कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट के जाने वाला है। तो ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। बस 19 लोग ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग बस क्या कर दीजिए ना, अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए आज का सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है। झारखंड टेट की तैयारी करने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर और एक बेहतरीन पुस्तक जिस पर से कि मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं, और आप जब उस पुस्तक को देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। क्योंकि मैंने तो उस पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से देखा, उसका कंटेंट इतना ज़बरदस्त है कि आपसे कोई भी प्रश्न मिस हो ही नहीं सकता। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये देख लीजिए पुस्तक। ये पुस्तक है चक्षु पब्लिकेशन का बेहतरीन जबरदस्त पुस्तक, और इसके अंदर का जो स्टडी मटेरियल है उसका जवाब नहीं है, लाजवाब पुस्तक है। आप देखिए इसमें सॉल्व्ड पेपर भी आपको मिलेंगे 2016 में जो परीक्षा हुई थी, और आप देख सकते हैं विकास के विभिन्न आयाम, कितना सुंदर चर्चा की। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक, पूर्व किशोरावस्था बालिका 12 से 14 वर्ष, बालक 12 से 15 वर्ष। इतना बेहतरीन कहाँ कंटेंट है। चक्षु ने, चक्षु फैक्ट है, चक्षु मतलब समझते हैं, चक्षु मतलब आंखें। तो उन्होंने जो फैक्ट दिया है वो इतना बेहतरीन फैक्ट है, इतना महत्वपूर्ण लाइन है इसका कि इसका जवाब किसी दूसरे पब्लिकेशन के पास तो नहीं है। मैंने अनेकों पब्लिकेशन देखा, लेकिन इसने जो किया ना वो एकदम फाड़ दिया है। पूरा किताब को डिटेल में जानने के बाद जब आप इन 2 प्रैक्टिस सेट्स को देखेंगे ना, तो मैं कह देता हूं कि झारखंड क्या, भारतवर्ष में कहीं पर भी होने वाला टेईटी एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 वाला वो अछूता नहीं रह जाएगा। ये कॉम्बो पैक में अवेलेबल है, ठीक है। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह, स्टॉल पर भी जाकर के आप, बुक स्टॉल जहां पर है वहां पर आप जाकर के इसको खरीद सकते हैं, और फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, जियो मार्ट पर, स्नैपडील पर, मीशो पर, हर जगह ये अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि आप इसको खरीदें, और देर बिल्कुल नहीं। आप अभी देख रहे हैं तो अभी के अभी पहले ऑर्डर कीजिए, फिर हमारा वीडियो देखिए। धन्यवाद। 1857, तो हमने क्या देखा था कल कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। तो क्यों हुआ, सबसे पहले क्यों हुआ, क्यों का रीजन क्या है, क्यों सबसे ज्यादा तो ये है क्यों हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है,
बहुत सारे क्या है आपके रीजन है, बहुत सारे कारण है। तो कारण में क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले तो राजनीतिक कारण क्या देखने वाले हैं, राजनीतिक कारण देखने वाले हैं। राजनीतिक कारण के बाद हम लोग क्या देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे। क्या देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे। आर्थिक कारण के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक सुधार या फिर सामाजिक के साथ साथ धार्मिक सुधार की बात करेंगे, जो कि अंग्रेजों ने हमारे रिलीजन, हमारे समाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे जो विद्रोह है ना 1857 के कारण हुए, मतलब इसके वजह से ये सारा कारण देखने को मिलता है। तो हमारे साथ शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, 1857 का विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, बिल्कुल कहा जाता है। उस समय जैसे जैसे ब्रिटिशरों का हमारे ऊपर क्या बढ़ रहा था, अत्याचार बढ़ रहा था, वैसे वैसे हम लोग क्या हो रहे थे ना, आक्रोशित हो रहे थे। बात सीधा सीधा है कि कल भी मैंने आपको यही चीज समझाया कि इतिहास गवाह है, इतिहास हर एक चीज के लिए गवाह ये है कि जब तक किसी भी इंसान के ऊपर प्रेशर नहीं आता है, वो इंसान वहां से निकल के नहीं जाता है, वहां से निकलता कभी नहीं है। जब तक उसको उस माहौल में रहने की आदत हो जाएगी या फिर वो उस माहौल में रह रहा है, लेकिन जब तक उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना आ जाए तब तक वो उस माहौल से नहीं निकलने वाला है। तो सेम हम जब बात करते हैं ना वैदिक पीरियड में भी, तो वही चीज हुआ था जिससे लोग जो है ना जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ भागना शुरू हो गए। उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रिटिशरों ने भी अब हमारे ऊपर अत्याचार का भंडा फोड़ दिया। मतलब क्या कि पूरा का पूरा भर भर के अत्याचार करने लगा। तो जब अत्याचार होने लगा तो लोग आक्रोशित हो गए। कितने दिन लोग सहेंगे, कितने दिन लोग सहेंगे, इसीलिए जो है ना लोग आक्रोशित हो गए। और 1857 जो है ना 1857 वो ईयर चुना गया और इसमें क्या कर दिया, लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के मुख्य कारण, रीजन क्या क्या है। तो आपको राजनीतिक कारण बता देते हैं, फटाफट ये चीज हम खींचते हैं क्योंकि कल हमने ये क्लास में लिया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं 1857 की राजनीतिक कारण के। तो लॉर्ड डलहौजी, कौन, लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि। सहायक संधि किसको कहते हैं, सब्सिडरी अलायंस। मतलब क्या कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे ना कि अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा था, राजा को प्रस्ताव दे रहा था। राजा को यह प्रस्ताव दे रहा था कि भैया आप हमारे सब्सिडरी अलायंस को या फिर हमारे सहायक संधि को मानिए, अगर नहीं मानते हैं तो हमारे पास पावर है, हम आपके ऊपर हमला करके, अटैक करके क्या करेंगे, आपके टेरिटरी को अपने अंदर मिला लेंगे। तो बहुत सारे राजा इससे डर गए और वो जो है ना सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, बहुत सारे राजा जो है सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की लेफ्ट नीति, कौन सी नीति, लेफ्ट नीति। और साथ साथ में अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछ लें, यहां से क्वेश्चन ये है कि जो सहायक संधि है या फिर सब्सिडरी अलायंस जो है, क्या है हमारा सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि जो है ना, ये कौन लेके आता है, तो ये लेके आता है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन लेके आता है, लॉर्ड वेलेस्ली लेके आता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, कौन लेके आता है, लॉर्ड वेलेस्ली। साथ साथ में एक और नीति चल रहा था यहां पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या चल रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल रहा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यह था कि जिस भी राजा के पास संतान नहीं होगा उसका क्या नहीं होगा, मतलब क्या, जिस भी राजा के पास संतान नहीं होगा वो क्या करेगा, अंग्रेज जो है ना उसके सारे राज्य को हड़प लेंगे। यही था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेके कौन आता है, तो लॉर्ड डलहौजी लेके आता है। कौन लेके आता है, लॉर्ड डलहौजी लेके आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कहता है क्या है कि अब जब ये सारी चीजें चली, क्या चली, सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासक में क्या फैल गया, असंतोष फैल गया। अब आप यहां से क्वेश्चन करेंगे कि भैया आप ये बता दीजिए कि लॉर्ड डलहौजी क्या करता है कि सारे चीज को खत्म कर देता है, सब्सिडरी अलायंस खत्म कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेके आ गया। ठीक है, तो लोग अब क्या हो गए, आक्रोशित हो गए। लोग जब आक्रोशित हो गए ना तो क्या हो गया कि जब सारे राजाओं का सब्सिडरी अलायंस खत्म हो गया, तो सब्सिडरी अलायंस खत्म होने के बाद सारे राजा जो कि पहले ब्रिटिशर्स का गुणगान किया करते थे, अब ब्रिटिशर्स के वो खिलाफ हो गए। उसी में से आपका कौन था, वीर कुंवर सिंह था, जो कि बिहार के आरा जगदीशपुर से लड़े थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं तो कहता है नाना साहेब की पेंशन बंद हो गई। पेंशन का मतलब समझ में आया ना, वही सब्सिडरी अलायंस के तहत था कि सारे राजाओं को वो क्या करता था, एनुअली कुछ पैसा दिया करता था और उसे जो है ना राज्य से दूर रखा करता था और बहुत ही अच्छे से रखा करता था। कुछ एनुअली पेंशन दिया जाता था कि तुमको पेंशन पे जीना है, तो बस उसका पेंशन ही क्या कर दिया, सब्सिडरी अलायंस खत्म होने का मतलब क्या हो गया, इसका पेंशन ही खत्म हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं कि इनका पेंशन खत्म हो गया। तो जैसे पेंशन खत्म हो गया, जब तक पेंशन चल रहा था ब्रिटिशर्स भैया बहुत अच्छे, जैसे पेंशन खत्म हो गया ब्रिटिशर्स भैया तुम बहुत खराब हो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स अब क्या हो गया, इसके विरुद्ध हो गया, ब्रिटिशर्स के ये क्या हो गया, विरुद्ध हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं तो जो जमींदार सरदार था ना, ये भूमि छीन लेने के कारण वह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। मतलब उस समय तक आपका जो मनसबदारी सिस्टम या फिर रैयतवाड़ी सिस्टम चला करता था, इन सब को क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने, बंद कर दिया। मतलब क्या कि कोई भी अब जमींदार नहीं रहेगा, सबसे उसकी भूमि छीन ली गई। तो जब सबसे भूमि छीन ली गई तो जो पैसे वाले लोग थे ना, वो क्या हो गए, अब एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि जब उसके पैसा छीन लिया गया, उससे पावर छीन लिया गया, तो जमींदार लोग या फिर सरदार लोग जो है ना, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। फिर बात करते हैं सतारा। अब सतारा किस लिए फेमस है ये आप बताइएगा। दूसरा नागपुर। सतारा और नागपुर ऐसी दो प्रोविनेंस या फिर रियासत जो है ना, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है, किसके तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है ब्रिटिशर्स क्या करता है, अपने टेरिटरी में मिला लेता है। तो यहीं से झांसी की रानी निकल के आती है। कौन निकल के आती है, झांसी की रानी। कहां, ग्वालियर से। झांसी की रानी कहां से, ग्वालियर से। तो रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दी गई और भारतीय शासक अंग्रेजों के शत्रु बन गए। बिल्कुल सही बात है ना कि भैया जब तक हमारे पास हाथ में रोटी है तब तक तो हमारा बहुत सही चल रहा है, लेकिन जैसे हाथ से रोटी छीन लिए वो हमारे विरोधी हो गए। ठीक है ना जी, सबको गुड इवनिंग। मास्टर एक्स गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो झांसी की रानी की बात की जाए तो झांसी की रानी भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई, क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र लेने से इनकार कर दिया गया। मतलब क्या, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया गया पुत्र। तो झांसी की रानी को उसका अपना संतान नहीं था, जिसके वजह से वो क्या चाहती थी कि उसका साम्राज्य बना रहे, तो वो गोद लेना चाह रही थी अपने एक पुत्र को। तो वो जो है ना, अंग्रेजों ने मना कर दिया कि कोई भी गोद लिया हुआ पुत्र उस राज्य का शासक नहीं बन सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये एक संधि निकाला गया था और इसमें बोला गया कोई भी दत्तक पुत्र मतलब कोई भी गोद लिया गया पुत्र जो है वो क्या नहीं हो सकता है, किसी भी राज्य का शासक नहीं बन सकता है, जिसके वजह से झांसी की रानी क्या हो गए ना, वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं आर्थिक कारण की। तो आर्थिक कारण में भी हम बताए थे कि क्या हो गया था कि ब्रिटिशर्स जो है ना अपने सामानों को भारत के मार्केटों में बहुत ही तेजी से बेचने लगा और सस्ते सस्ते कीमतों पर। तो सस्ते सस्ते जब कीमतों पर बेचने लगा, सस्ते कीमतों पर जब बेचने लगा तो क्या हो गया ना कि लोग जो है सस्ते वस्तुओं को खरीदना स्टार्ट कर दिया और जो भारतीय वस्तु है, भारतीय माल जो है ना वो नहीं बिकने लगा। जब नहीं बिकने लगा तो भारतीय ट्रेडर्स क्या हो जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे। मतलब भारतीय ट्रेडर्स का, भारतीय व्यवसाय का पूरा बाजार बंद हो गया। तो ये लोग भी, अब जो भारतीय व्यापारी लोग थे, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। ये भी क्या हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। ठीक है, जिसके वजह से भारतीय उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए। तो वही बात हुआ ना कि जब हम क्या कर रहे हैं कि सामान बना रहे हैं और मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं, तो सामान में जब मार्केट बिकेगा नहीं तो हम सामान बना के करेंगे क्या, तो हमारा तो धंधा क्या होगा, ठप पड़ेगा ही ना। तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं, अंग्रेजों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार संघ को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। मतलब भारत की के खिलाफ जो उसकी मोनोपोली थी, भारत के खिलाफ जो इसकी मोनोपोली थी या फिर इसकी जो पॉलिसी थी ना, वो बहुत ही खराब थी। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये अपने सामानों को ज्यादा तवज्जो देगा, साथ साथ में भारतीय सामान का, मतलब जो भारत में सामान बन रहा है, अगर वो भारत के मार्केट में बिकने गया तो उस पर भी वो टैक्स लेगा। उस पर भी क्या लेगा, वो टैक्स, और 1-2 रुपए टैक्स नहीं, हाई रेट टैक्स लेगा। तो वही चीज है। मतलब अगर भारतीय सामान को देखें और ब्रिटिश सामान को देखें तो कितने का अंतर, देखिए कितना का अंतर हो गया, 10 गुने का अंतर। मतलब अगर ब्रिटिश सामान कुछ 5 रुपए में बिक रहा है तो भारतीय सामान टैक्स वैक्स इंक्लूड करके सीधा 50 रुपए में बिकेगा। तो समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का किस हद तक भारत में एक तरह से बोल सकते हैं व्यापारिक नीति चल रही होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आ रहा होगा। जी रिंकू मैम गुड इवनिंग,
तो आप लोग प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार जोर से थम्स अप कर दीजिए, सब एक बार बोल दीजिए बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी आप एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ एकदम समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने छोटे भाई को बोलिए, हम बिल्कुल उस टॉपिक को फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा बोलिए, हम उस टॉपिक को रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। एक बार प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार कमेंट कर दीजिए समझ में आ रहा है, प्लीज एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि ये क्या हो गया कि भारतीय सामान व्यापार, भारतीय व्यापार संघ को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि भैया जब सामान बिकेगा नहीं तो मुनाफा कहां से होगा। मतलब जो पूंजी लगा रहे हैं ना, तो ऐसा आफत हो गया कि पूंजी तक नहीं निकल रहा था भारतीय व्यापारियों का। जो पूंजी लगा रहा था वो पूंजी तक नहीं निकल रहा था भारतीय व्यापारियों का। तो भारत व्यापारियों को जो है ना अपना जो बिजनेस है उसको ठप करना पड़ गया। क्या करना पड़ गया? ठप करना पड़ गया, बंद करना पड़ गया, जिसके वजह से ये लोग भी उसके खिलाफ हो गए। ये आर्थिक कारण चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है? आर्थिक कारण। इसके बाद बात करें, भारतीय जनता पर इतना कर लगा दिया गया कि वह परेशान होकर उन्होंने क्या अपनाया? विद्रोह का मार्ग अपनाया। मतलब क्या कि भैया तुम आराम से एसी वाले चैम्बर में बैठो। हालांकि उस समय एसी नहीं रहा होगा, उस समय एसी नहीं होगा, लेकिन वो आराम से अपना एकदम मखमल वाले गद्दे पर बैठा हुआ है, कुछ नहीं, टैक्स बढ़ा दो। क्या कर दो? टैक्स बढ़ा दो, लगान ज्यादा है वसूल करो। तो अब सब चीज हम करेंगे, खेती हम करेंगे, व्यवसाय भी हम करने की कोशिश करें। व्यवसाय का सारा क्रेडिट तुम लेके जाओगे, सारा पैसा तुम लेके जाओगे। खेती करके हम लेके आ रहे हैं, वो भी तुम सारा पैसा उठा के लेके जाओगे। तो हम क्या करें भैया? कटोरा लेके भौंक जाए क्या सारे जगह पे? बिल्कुल नहीं। तो इस चीज से परेशान होकर भारतीय लोग क्या करने लगे? रिवॉल्ट करने लगे। आगे बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट VVI कह सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि यही वो एक जड़ है जिसको बोल सकते हैं रूट, जिससे 1857 की क्रांति का विद्रोह फैला। क्यों फैला? कि आर्थिक तथा सामाजिक कारण, सामाजिक तथा धार्मिक कारण। अब सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है? तो हम भारतीयों का क्या है ना कि देखो भैया आप हमको गुलाम बना रहे हैं, चलो ठीक है हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे समाज में इंटरफेयर करेंगे, अगर आप हमारे धर्म को के साथ छेड़छाड़ करेंगे, फिर हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम फिर चुप नहीं बैठेंगे। तो भारतीय लोग अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा वो होते हैं, सिक्योर होते हैं, ठीक है। उसके धर्म में नहीं घुसना चाहिए था। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे गलत काम यही किया, और बोलते हैं ना कि बिरनी के खोते में ये हाथ डाल दिया, ठीक है। या फिर बोलते हैं ना कि शेर के एरिया में जाके शेर को ही ललकार रहा है, तो वही चीज हो गया। तो इन्होंने सामाजिक तथा धार्मिक फील्डों में घुसना शुरू कर दिया। इसमें क्या हुआ था आपको हम बताते हैं। सामाजिक की बात करेंगे तो सामाजिक में सती प्रथा, किसकी बात करते हैं? सती प्रथा की बात करते हैं। तो देखिए, खैर सती प्रथा तो बहुत गलत चीज था, हम लोग भी आप लोग भी सबको इसका विरोध करते हैं, लेकिन उस समय की मोनोपोली हमारे भारतीय समाज की थी कि सती प्रथा जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है। उस समय होता था कि जिसके पति चले गए उसका अब इस धरती पे रहने का कोई वो नहीं है, तो इसलिए उसको भी जो है ना साथ साथ में ही क्या कर दिया जाता था कि पति के चिते पर ही उसको जला दिया जाता था, ठीक है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि यहां पे आपका क्या देखने को मिलता है कि बाल विवाह देखने को मिलता था। अब बाल विवाह क्या था कि अगर किसी का जो पति है वो आपका क्या है 40-45 साल का है और उसकी जो वाइफ हो गई ना वो 14 साल 15 साल की हो गई, या फिर खूब से खूब बोल लो तो 17-18 साल, तो ये बहुत ही ज्यादा एज डिफरेंस हो जाता है। और एज डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो पति का उम्र है वो जल्दी कंप्लीट होता है और वो चल बसता है। तो उस चक्कर में जो बहुत सारी महिलाएं थी ना उसको सती होना पड़ता है। तो अब जब सती होता है तो ये हमारे एक तरह से समाज की कुरीतियां थी उस समय। हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा पड़ता था, ये हमारे समाज की कुरीतियां थी, लेकिन उस समय के लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज था। तो जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना कि सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश करी, किसको खत्म करने की कोशिश करी? सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश करी। तो भारतीय समाज को लगा कि भैया ये तो अब हमारे धर्म में घुस रहा है, ये हमारे समाज में घुस रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जिसके वजह से क्या हुआ, एक तरह से सामाजिक कारण देखने को मिला। अब धार्मिक कारण की भी बात करेंगे तो धार्मिक कारण भी कुछ इसी प्रकार है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो कहता है अंग्रेजों का अत्याचार राजनीतिक और आर्थिक कारण तक ही सीमित नहीं था। अंग्रेज सामाजिक और धार्मिक रूप से भी भारतीय जनता पर क्या करने लगे? अत्याचार करने लगे। और साथ साथ में भारतीय लोगों पर जबरदस्ती जो है ना मिशनरीज या फिर बोल सकते क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाने को प्रेरित किया जाने लगा। जबरदस्ती बोल सकते हैं जिसको, कन्वर्टेड, ठीक है, कन्वर्टेड। आगे बात करते हैं तो कहता है जो 1857 का एक कारण रहा
अब बात करते हैं क्या कि भारतीय व्यवसाय या फिर भारतीय वासियों को ईसाई पादरी लालच देकर ईसाई बना रहे थे। जस्ट मैंने आपको बताया ना कि भारत के लोगों को, जो पादरी लोग हैं ना, जो ईसाई पादरी हैं, वो जबरदस्ती जो है क्या करने लगे, लालच देकर ईसाई बनाने लगे, जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेजों की क्या हो गई, विरुद्ध हो गई। इसके बाद बात करें अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतवासियों में असंतोष उत्पन्न हो गया। मतलब अब समझिए ना कि उतना पैसा याद रखिएगा 1 लाख रुपीस उस टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चार्टर लेके आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोलता है कि हम भारत में शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है भैया, आपने शिक्षा के ऊपर खर्च करी, लेकिन बोलता है ना कि ब्रिटिशर्स जितना भी वो अपने फायदे के लिए चीजें किया, ब्रिटिशर्स खुद ही कुल्हाड़ी जो है ना पैर पे नहीं मारा, वो खुद ही कुल्हाड़ी के ऊपर जाके पैर मार दिया। मतलब क्या कि जितना चीज वो भारत में लेके आ रहा था, चाहे हम ट्रेन को देखें या फिर चाहे हम देखें डाक व्यवस्था को, चाहे हम क्या देखें कि हम देखेगा कि एजुकेशन को लेके आ रहा है, तो जितनी भी चीजें लेके आ रहा है वो कुछ समय के लिए तो उसके फायदे का हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज उसके अगेंस्ट होने लगा। वही चीजें क्या होने लगा, उसके अगेंस्ट होने लगा। तो यही चीज हुआ कि एनुअली जो है ना ब्रिटिश लोग क्या बोला कि हम 1 लाख रुपया क्या करेंगे, 1 लाख रुपया एनुअली खर्चा करेंगे भारतीय शिक्षा पर। किसके ऊपर, भारतीय शिक्षा पर। और इसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर तवज्जो दी गई, वो इंग्लिश के ऊपर तवज्जो दी गई कि भारतीय लोगों को क्या सिखाया जाए, इंग्लिश सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए, इंग्लिश सिखाया जाए। ठीक है, तो इसके वजह से भारतवासियों को लगा कि भैया ये क्या क्या अगड़म बगड़म सगड़म लेके आ रहा है हमारे लिए, हमारे ये भारतीय समाज को क्या कर देगा, एकदम पूरा का पूरा प्रदूषित कर देगा, हमारे भारतीय समाज को ये बर्बाद कर देगा। क्योंकि हमारा भारतीय समाज जो है ना उस समय क्या था, इन सारे चीजों से दूर था, वेस्टर्न कल्चर से दूर था। तो ब्रिटिशर्स क्या लेके आ गया, वेस्टर्न कल्चर लेके आ गया। तो इन सारे चीजों को जब लेकर आया तो इन लोगों को लगा कि भैया अब हमारा यहां पे भारत का समाज अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए हल्ला बोलो। क्या बोलो, हल्ला बोलो। ठीक है, तो वही चीज हुआ। अब बात करते हैं, अंग्रेजों का अत्याचार ईसाई बनने तक ही सीमित नहीं था, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों की घोर निंदा करते थे। तब तो अब हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, है ना, अब हम शांत नहीं बैठने वाले। तो जब हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई कुछ बात करेगा तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो बस सेम चीज होता है कि हिंदू धर्म जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, चाहे वो गीता की बात करते हैं, चाहे रामायण की बात कर ले, चाहे हम उपनिषद की बात कर ले, चाहे हम किसी भी वेद की बात कर ले, इन सब का जब इन सब का क्या होने लगा, अत्याचार होने लगा, इन सब का निंदा किया जाने लगा भारतीय समाज में। कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहा है। तो हम लोग शांत कैसे बैठ सकते हैं, है कि नहीं, तो शांत बिल्कुल नहीं बैठा जाएगा, जिसके वजह से भारतीय लोग क्या हो गए, क्रोधित हो उठे। क्या हो उठे, क्रोधित हो उठे। अब वो शांत नहीं बैठेगा। दूसरा कारण, अब चौथा कारण क्या निकल के आ गया, सैनिक कारण। मतलब यहां तक तो कहीं ना कहीं लोग अब क्या कर रहा था ना कि वो झेल रहा था चीजों को, बस क्या कर रहा था, झेल रहा था, और बस ये उस इंतजार में बैठा था कि भैया एक मौका हमको मिले। क्या मिले, बस एक मौका मिले, अब उस मौके पर हम चौका मार देंगे। क्या मार देंगे, चौका मार देंगे। तो वो मौका क्या था हमारा, सैनिक कारण था। क्या था हमारा मौका, सैनिक कारण था। अब सैनिक कारण क्या हुआ, तो यहां पर किसको याद नहीं होगा, मंगल पांडे। किसको याद नहीं होगा, मंगल पांडे वो व्यक्ति था जो कि आपको फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ये 34 इन्फेंट्री बटालियन से था। कहां से था, 34 इन्फेंट्री बटालियन से था। ठीक है, और ये कहां पे, पश्चिम बंगाल के अंदर में। कहां पे, पश्चिम बंगाल के अंदर में बैरकपुर छावनी। कहां पे, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी पे था। कहां पे था, बैरकपुर छावनी में था, है कि नहीं।